हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आशाएं जुडिशरी। माय नेम इज प्रशांत कश्यप और आज मैं आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो हमको ये बताता है कि अगर कोई माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी होती है और इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस के बारे में। तो चलिए इस केस को अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस केस के फैक्ट्स के बारे में। इस केस में क्या होता है कि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर होता है जो अपनी एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देता है 20,000 रुपए के लिए एक मनी लेंडर के पास। इस मनी लेंडर का नाम होता है ब्रह्मोदत्त। अब ये जो मॉर्गेज होता है ये ब्रह्मोदत्त के अटॉर्नी के साथ किया जाता है। फिर क्या होता है कि ये 20,000 रुपए में से धर्मोदास घोष को कुछ अमाउंट मिल जाता है। अब जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा होता है मॉर्गेज का तो जो ब्रह्मोदत्त का अटॉर्नी है उसको पहले से पता होता है कि ये जो धर्मोदास घोष है ये एक माइनर पर्सन है। जो ब्रह्मोदत्त का अटॉर्नी है उसको पहले से पता है कि ये जो धर्मोदास घोष है ये एक माइनर पर्सन है। फिर आगे चलते हैं इस केस में तो क्या होता है दोनों पार्टीज के जो टर्म्स होते हैं ये खराब हो जाते हैं। तो जो धर्मोदास घोष है ये एक सिविल सूट फाइल कर देता है अपने गार्जियन के थ्रू। अब ये सिविल सूट किस लिए फाइल करता है कि ये जो मॉर्गेज हुआ है इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वाज अ माइनर एंड ही वाज इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए यहाँ पे ये जो धर्मोदास घोष है ये अपने गार्जियन के थ्रू एक सिविल सूट फाइल कर देता है। फिर क्या होता है कि जो ट्रायल कोर्ट होती है ये डिसीजन पास कर देती है इन द फेवर ऑफ धर्मोदास घोष। दैट मींस यहाँ पे ट्रायल कोर्ट इस मॉर्गेज को वॉइड डिक्लेयर कर देती है। फिर क्या होता है कि जो ब्रह्मोदत्त है ये इस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव्ड रहता है यानी कि डिससेटिस्फाइड रहता है तो ये अपील फाइल कर देता है कैलकाटा हाई कोर्ट में। अब कैलकाटा हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर देती है। दैट मींस कैलकाटा हाई कोर्ट भी इस मॉर्गेज को वॉइड डिक्लेयर कर देती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रह्मोदत्त की डेथ हो जाती है तो आते हैं ब्रह्मोदत्त के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि मोहिरी बीबी। मोहिरी बीबी भी क्या करती हैं कि ये जो कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन है इससे ये अग्रीव रहती हैं, डिससेटिस्फाइड रहती हैं तो ये अपील कर देती है कहां पे प्रिवी काउंसिल में, लंदन में जाके ये अपील फाइल कर देती हैं। तो ये है इस केस के मेजर फैक्ट्स ऑफ द केस। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे इस केस के लीगल इश्यूज के बारे में। सबसे पहला लीगल इशू तो ये है कि ये जो मॉर्गेज डीड है तो क्या ये वॉइड है अंडर सेक्शन 2, 10 एंड 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेकंड लीगल इशू ये है कि इस मॉर्गेज डीड में धर्मोदास घोष ने जो लोन अमाउंट रिसीव किया है तो क्या अब इसको ये जो अमाउंट है ये रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये सेकंड लीगल इशू है। थर्ड लीगल इशू ये है कि ये जो मॉर्गेज किया है धर्मोदास घोष ने तो क्या ये वॉइडेबल है या नहीं है, क्या ये मॉर्गेज वॉइडेबल है या नहीं है। तो ये तीन मेजर लीगल इश्यूज हैं इस केस में। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेंटिफ यानी कि धर्मोदास घोष के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट्स हम देख रहे हैं ये ट्रायल कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स है, इसीलिए यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब यही आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने ट्रायल कोर्ट में भी किए हैं, हाई कोर्ट में भी किए हैं और प्रिवी काउंसिल में भी किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेंटिफ यानी कि धर्मोदास के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे धर्मोदास घोष ने क्या कहा है that he was a minor, that is why he was incompetent to enter into a contract। इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको वॉइड होना चाहिए यानी कि वॉइड एब इनिशियो होना चाहिए, ये यहाँ पे धर्मोदास घोष ने कहा है अपने आर्ग्यूमेंट्स में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे डिफेंडेंट यानी कि ब्रह्मोदत्त के आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब ब्रह्मोदत्त ने यहाँ पे ये कहा है कि जो धर्मोदास घोष है इसने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट किया है यानी कि इसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको वॉइडेबल होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे ब्रह्मोदत्त ने आर्ग्यू किया है। इसके अलावा ब्रह्मोदत्त ने एक और चीज ये कही है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी है तो जो ब्रह्मोदत्त ने जो लोन अमाउंट दिया है वो रिस्टोर होना चाहिए एज पर सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये यहाँ पे ब्रह्मोदत्त ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा है तीनों कोर्ट्स में। तो ये थे दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे इस केस के जजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को और कैलकाटा हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया है यानी कि प्रिवी काउंसिल ने इस मॉर्गेज को वॉइड डिक्लेयर किया है। प्रिवी काउंसिल ने इस मॉर्गेज को कहा है कि ये जो मॉर्गेज है ये वॉइड एब इनिशियो है यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग से ही ये जो मॉर्गेज है ये वॉइड मॉर्गेज है। क्यों मॉर्गेज है? बिकॉज माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने कहा है, इसीलिए ये जो मॉर्गेज हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में ये वॉइड है। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे कि प्रिवी काउंसिल ने कुछ रीजनिंग दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। सेक्शन 11 क्या कहता है कि ये जो मॉर्गेज है, सेक्शन 11 ये कहता है ऑल द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट हु आर ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि अगर कोई पर्सन 18 साल या 18 साल से ऊपर का है तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके नीचे का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है।
अब अगर हम बात करते हैं इस केस के बारे में, तो जो धर्मोदास घोष है ये क्या था, ये एक माइनर था। दैट इज व्हाई ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए हमने इस मॉर्गेज को, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया है, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही ये जो मॉर्गेज किया गया है ये वॉइड है, ये वैलिड मॉर्गेज नहीं है। ये यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने अपनी रीजनिंग में कहा है फॉर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सी सेक्शन 64 क्या कहता है कि अगर कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपने कोई बेनिफिट्स ले लिए हैं, अब ये बेनिफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, मनी भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आपने किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है, कोई बेनिफिट्स ले लिए हैं, तो ये बेनिफिट्स आपको वापस से, जिस पार्टी से आपने ये बेनिफिट्स लिए हैं उस पार्टी को ये बेनिफिट्स आपको रिस्टोर करने पड़ेंगे, यानी कि वापस देने पड़ेंगे। ये हमको बताता है सेक्शन 64। अब अगर इस केस की बात करते हैं तो देखो सेक्शन 64 की अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, किस पे एप्लीकेबल है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये एप्लीकेबल है, ये कहता है सेक्शन 64। अब जो हमारा केस है, यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा है कि ये जो मॉर्गेज है वो कैसा मॉर्गेज है, ये तो वॉइड एब इनिशियो मॉर्गेज है, वॉइडेबल तो है ही नहीं, इसीलिए सेक्शन 64 यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 65 के बारे में। अब सेक्शन 65 में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, बट यहाँ पे वॉइडेबल की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। यहाँ पे ये क्या कहता है कि अगर कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और अगर किसी पार्टी ने इस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट्स ले लिए हैं दूसरी पार्टी से, तो यहाँ पे इस पार्टी को ये जो बेनिफिट्स हैं ये रिस्टोर करने पड़ेंगे, यानी कि वापस देने पड़ेंगे। ये बताता है हमको सेक्शन 65। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 65 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे सेक्शन 65 उन सारे एग्रीमेंट्स पे अप्लाई करता है जो एग्रीमेंट्स इनिशियली तो वैलिड थे, बट बाद में जाके ये क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, तो उन पर सेक्शन 65 अप्लाई करता है। अब अगर इसको हम रिलेट करते हैं हमारे सेक्शन 60 हमारे केस से, तो यहाँ पे देखो ये कैसा मॉर्गेज है, कोर्ट ने क्या कहा है, ये तो वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ये तो वॉइड है, बाद में जाके ये वॉइड थोड़ी हुआ है, ये तो स्टार्टिंग से ही है, इसीलिए सेक्शन 65 भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है। ये यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने रीजनिंग दी है फॉर सेक्शन 65, 64 एंड 65। अब आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ एस्टॉपल के बारे में। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल भी यहाँ पे एप्लीकेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि जो ब्रह्मोदत्त है, ब्रह्मोदत्त का जो अटॉर्नी है, उसको पहले से ही पता था कि ये जो धर्मोदास घोष है ये एक माइनर पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। ये सारी रीजनिंग दी है प्रीवी काउंसिल ने इस केस को डिसाइड करते टाइम। सो यहाँ पे हमारा केस पूरा कंप्लीट हो गया है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं उस पर मैं अभी आपको आऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इस केस के सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी कि ये केस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑन माइनर्स कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि माइनर्स पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होती है, सेकंड चीज। थर्ड चीज ये बता रहा है कि जो माइनर्स के एग्रीमेंट होते हैं ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं। सो ये इसलिए ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं तो बात करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये हमको बता रहा है कि अब आज की डेट में, प्रेजेंट सिनेरियो में सिचुएशन क्या है कि अगर कोई माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो अब क्या होगा, अब डेवलपमेंट क्या हुआ है इस केस में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। सी चैप्टर 5 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये बात करता है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। और सेक्शन 33 ये कहता है कि अगर कोर्ट किसी इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देती है, और इसमें क्या होता है कि अगर किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट्स ले रखे हैं तो इस पार्टी को वो बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ेंगे, यानी कि वापस देना पड़ेंगे। बट अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, even if the parties lack the capacity to enter into a contract। अब अगर यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो पार्टीज हैं वो अगर यहाँ पे जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कैपेसिटी भी फुलफिल नहीं कर रही हैं, तो भी यहाँ पे जो कोर्ट है वो पार्टी को बोल सकता है कि आपने अगर कोई भी बेनिफिट लिया है दूसरी पार्टी से तो वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइनर पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है आज की डेट में, तो यहाँ पे सेक्शन 33 के अंदर कोर्ट ये बोल सकती है कि आपने जो भी बेनिफिट्स लिए हैं वो आपको रिस्टोर करने पड़ेंगे। ये है हमारा सेक्शन 33 और इस केस में अभी आज का प्रेजेंट का डेवलपमेंट। सो अब हमने हमारा जो आज का केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगर आप सेक्शन 11 पे कोई आंसर लिख रहे हो या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे माइनस कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे कोई आंसर लिख रहे हो, तो आई होप अब आपके पास पूरा कंटेंट है। कैसे आपको फैक्ट्स लिखना है, लीगल इश्यूज लिखना है, आर्ग्यूमेंट्स और फिर जजमेंट लिखना है, प्लस यहाँ पे एडिशन क्या है, सेक्शन 33। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आशाएं जुडिशरी आप सभी के लिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आशा जुडिशरी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं और 15 सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं। कितने में? सिर्फ 999 रुपीज में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूजीसी नेट का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, अनसर्टेन आता है, तो जितना ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स को आप अटेम्प्ट करिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टेस्ट सीरीज में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स।
and you can also follow us on Instagram, YouTube, and LinkedIn as well. So that's all for the day. Thank you so much, everyone, and have a good day ahead.